Hello students, I am Sanjeev Agnotri and welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you IB Board High School Computer Science Chapter number 1 कंप्यूटर का परिचय। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे टच में बने रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैंने एक जो पिक है वो पिक डाली थी मैंने ग्रुप पे, और उस पिक में मैंने एक बुक की फ़ोटो भेजी थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको ये बुक ख़रीदनी है मार्केट से, और उसी बुक से मैं सारा कुछ आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर जिस स्टूडेंट को नहीं कभी कंफर्म है तो वो ध्यान से सुन ले कि जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स है उनमें से कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर की एक बुक आती है हाई स्कूल की, वो किसी भी बुक सेलर से आप जा कर के ख़रीद सकते हैं, और जो उसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई होगी वही एक्सरसाइज मैं आपको आपकी कॉपी पर करवाऊंगा। ठीक है, होमवर्क में भी आपको वही एक्सरसाइज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर का परिचय, यानी सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो चैप्टर में हमें पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें कंप्यूटर का इतिहास पढ़ने को मिलेगा, फिर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, फिर कंप्यूटर का वर्गीकरण मिलेगा, कंप्यूटर की संरचना मिलेगी, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इतनी सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखें, सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर भाषा जो है, कंप्यूटर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर। ठीक है, उससे हुई है। ठीक है, और कंप्यूट का मीन्स क्या होता है, गणना करना, यानी कि कंप्यूटर जो है वो एक वर्ब है, कंप्यूट एक वर्ड है कंप्यूट, जिससे उसकी रचना हुई है। ठीक है, जिससे वो बना हुआ है, और उसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा यंत्र है जो बड़े पैमाने पर जो है वो गणना करता है। करता क्या है कि वो डाटा को अपने अंदर लेता है, और अपने डाटा को लेने के बाद में वो उस पर क्रिया करता है, और क्रिया करके वो हमें जैसा हमें इच्छा होती है, जो हम उसको डाटा देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उस पर क्रिया करके हमें उसका परिणाम दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर क्या है। अब जैसे इसमें समझाने वाली बात ये है, जैसे कंप्यूटर है तो हमने बताया है कि कंप्यूट नाम का जो शब्द है वर्ड, उससे कंप्यूटर बना हुआ है। तो कंप्यूट जो है वर्ब है। ठीक है, तो जो वर्ब है कंप्यूट, वर्ब का मीन्स होता है कोई कार्य करना। ठीक है, जैसे मान लो हम एग्जांपल दे रहे हैं प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। तो अगर कोई व्यक्ति खेल रहा है, ठीक है, खेलना है, और खेल को जो खेलता है, जो खेल का खेलने वाला काम जो कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं प्लेयर, यानी कि खिलाड़ी। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से जैसे प्ले में अगर हम ER जोड़ देंगे तो प्लेयर हो जाएगा, मीन्स खिलाड़ी हो जाएगा, वैसे अगर हम कंप्यूट में ER जोड़ देंगे तो कंप्यूटर का मीन्स हो जाएगा गणना करने वाला। और उसको अगर हम एक शब्द में कहें तो हिंदी में कहते हैं क्या, संगणक, और इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इसमें देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें कंप्यूटर में आगे हमारे यूज में आएंगे, तो उनको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा का मीन्स ये होता है कि कोई भी तथ्य या कोई भी सूचना, उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास आंकड़ा हो, कोई भी तथ्य हो, तो उसको हम डाटा कह देते हैं। और सूचनाओं का अगर व्यवस्थित समूह से नंबर है, कोई टेक्स्ट है, तो उसको हम डाटा कहेंगे। फिर दूसरा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग शब्द हमारे सामने बार बार आएगा। प्रोसेसिंग का मीन्स क्या होता है कि किसी भी जो डाटा हमने दिया है उस पर जो क्रिया की जाती है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर अगला है सूचना। सूचना क्या होता है कि किसी भी डाटा को किसी के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसको हम एक ढंग से व्यवस्थित कर दें, उसको सही से हम
जो है किसी को समझाने लायक बना दें तो उसको हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। फिर नेक्स्ट है निर्देश। निर्देश मीन्स होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मीन्स सूचना कह सकते हैं, मतलब कोई आदेश दिया गया है किसी को, ठीक है। तो जो प्रयोग करता है कंप्यूटर को, वो जो कमांड देता है, जो आदेश देता है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। फिर है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम जो है वो बहुत से जो कमांड्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनका समूह होता है और जो कार्य करने के क्रम में कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए कंप्यूटर की कुछ ऐसी शब्दावली हो गई जो हमें आगे बार बार जो है समझनी पड़ेगी, हमारे रास्ते में आएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताओं में देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर की जो विशेषताएं उसमें सबसे पहला गुण जो कंप्यूटर का है वो क्या है, गति है। यानी कंप्यूटर बहुत ही तेज़ गति से काम करता है। आप लोग समझते हैं, सभी को पता है कि हालांकि इसे बनाया तो इंसान ने है, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर जो है वो इंसान से कहीं ज़्यादा तेज़ गति से काम कर सकता है, ठीक है। फिर इसकी अगला इसका जो गुण है वो क्या है, इसकी विशेषता है त्रुटि रहित कार्य, यानी एरर फ्री वर्क, जिसमें कंप्यूटर ऐसा काम करता है कि कंप्यूटर के जो भी काम होते हैं उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती, कोई भी गलती नहीं होती है। बिना गलती किए हुए वो हमें सारा काम बिल्कुल सही से करके दे देता है। लेकिन अगर कंप्यूटर में कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कंप्यूटर ने गलती कर दी है, कंप्यूटर हमारे इच्छा के अनुसार हमें वो उसका रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंप्यूटर ने गलती की है, बल्कि गलती वो कहीं ना कहीं हम जब उसको डाटा दे रहे होते हैं तब हम कर देते हैं, और इसीलिए कंप्यूटर उसका परिणाम भी हमें गलत ही देता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्या इसकी हो गई कि बहुत ही सही से बिना कोई गलती किए हुए कंप्यूटर काम कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी होती है, ठीक है। फिर उसके आगे देख लेते हैं हम। इसके बाद में क्या है, सक्षमता। सक्षमता का मीन्स क्या होता है, यानी कि कोई भी कार्य करने में बहुत ही सक्षम, मतलब बहुत ही हर कार्य, किसी भी कार्य को वो बिना रुके लाखों करोड़ों बार करने में सक्षम होता है। यानी कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल थकने वाली चीज़ नहीं होती है। इस पर वातावरण का, सर्दी गर्मी, ठीक है, और बरसात या जैसा मौसम है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो लगातार उसकी क्षमता इतनी होती, बिना रुके हुए, बिना आराम किए हुए वो काम कर सकता है, ठीक है। फिर है स्वचालित। स्वचालित मीन्स होता है ऑटोमेटिक है, तो सभी को पता ही है ऑटोमेटिक मशीन है, और मनुष्य इसमें हमें कोई बार बार उसको कुछ नहीं कहना पड़ता है, काम उसको दे दिया, वो करके हमें उसकी सूचना दे देता है, राइट। नेक्स्ट है स्टोरेज क्षमता, यानी कि स्टोर करने की क्षमता, यानी कंप्यूटर के अंदर डाटा को भरने की बहुत बड़ी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है, जिसमें वो अपने किसी भी डाटा को, चाहे वो हमारा लिखित डाटा हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे मूवी हो, चाहे फ़ोटोज़ हो, सबको वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है और लंबे समय तक उसके अंदर रखा रहता है। वो भविष्य में हम कभी भी निकाल के अपना उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर है वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुउद्देशीय, यानी उसके कई उद्देश्य के काम में आता है। तो सभी को पता ही है कि कंप्यूटर से हमारे कई उद्देश्य भी सॉल्व होते हैं, ऐसे अलग अलग बहुत से काम भी कंप्यूटर पर किए जाते हैं, ठीक है। ये तो कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर की कुछ सीमाएं, यानी कुछ कमियां भी हैं। ऐसा नहीं है, देखो, जो ही वैज्ञानिक खोज होती है उसमें फ़ायदा भी है, उससे नुकसान भी है। तो फ़ायदा तो हमने बता दिया आपको फ़ायदा क्या है उसका, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए कंप्यूटर में, कुछ कंप्यूटर में कमियां भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट है, उसकी कुछ कमियां भी हैं। तो उसकी सबसे पहली कमी क्या है, बुद्धिमत्ता का अभाव, यानी कंप्यूटर में क्या है, बुद्धिमानी कंप्यूटर में नहीं है, कंप्यूटर बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। यानी वो उसके अंदर सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है, वो सिर्फ वही काम करेगा जिस काम को आप उसको करने के लिए उसे आदेश देंगे, बस, और कोई काम वो नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है इसकी कमी, महंगा है, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी महंगे होते हैं, और इंसान अब तो मोस्टली लोग ख़रीदने लगे, लेकिन पहले लोग उसको ख़रीद भी नहीं पाते थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। फिर है विद्युत पर निर्भर, कंप्यूटर जो है वो लाइट पर डिपेंड है, अगर लाइट नहीं आ रही है तो हमारा काम होना मुश्किल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, वायरस से प्रभाव। वायरस जो है, कोई भी वायरस कंप्यूटर की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित कर सकता है, उसके कमांड्स को नष्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक सुविधा हमें दे दी गई है, क्या, एंटीवायरस। हमारे पास एंटीवायरस होते हैं, जिन एंटीवायरस को हम अपने कंप्यूटर्स में लोड कर लेते हैं, जिससे कि हम वायरस के प्रभाव से अपने कंप्यूटर्स को बचा सकते हैं, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर का
इतिहास। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर शुरू कहाँ से हुआ, कब से कंप्यूटर के इतिहास का जो कहानी है वो कब से स्टार्ट है वो बताया गया है। तो देख लेते हैं। कंप्यूटर का इतिहास तो तभी से शुरू हो गया था जब से मनुष्य का जन्म हुआ था। इंसान अपनी बुद्धि चलाने लगा था कि हम कैसे काम करें, कैसे हमारा कैलकुलेशन हो, कैसे अच्छे अच्छे हम काम कर सकते हैं, आसानी से काम कर लें, हमारा कम टाइम लगे, हमारे काम भी हो जाएं। तभी से कंप्यूटर का विकास शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का जो इतिहास, उसमें सबसे पहला एक यंत्र बना था अबेकस। ठीक है, अबेकस नाम का जो यंत्र था वो चीन में सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में बना था वो, यानी करीब 4000 ईसा पूर्व उसको कंप्यूटर को अबेकस नाम के कंप्यूटर तो वो नहीं था, वो सिर्फ एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था और जिसमें एक दाने से रॉड लगी होती, उसमें दाने से पड़े होते थे। उन दानों को इधर उधर खिसका करके हम घटाना है, जोड़ है, ये सारे वर्गमूल निकालना है, ये सब हम ज्ञात करते थे। ठीक है, तो हालांकि वो कंप्यूटर नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी का फ्रेम था, लेकिन वो चूँकि उससे गणना की जाती थी तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर की नींव वहीं से पड़ गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पास्कल आयन। पास्कल आयन क्या है? एक ब्लेज पास्कल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, एक जो है एडिंग मशीन बनाई थी और ये मशीन जो है ओडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर काम कर, मतलब उसमें जो जैसे नहीं खांचे होते हैं जो नीचे घड़ी, कभी घड़ी आपने खोली हो पीछे देखा हो तो उसमें जो वो पड़े होते हैं ना पहिए जैसे दांतदार घिर्री पड़ी होती हैं, तो वैसे उसके हिसाब से मशीन बनी थी और इसका आविष्कार 1642 में फ्रांस में किया गया था। ब्लेज पास्कल के नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बनाया था। ये भी जो है एक कैलकुलेशन करने के काम में आती थी, इसलिए इसको भी जो है वो क्या कह दिया गया कि ये भी एक कंप्यूटर बनाने की मशीन के रूप में प्रयोग की जा सकती थी। ठीक है, फिर जैकार्ड लूम। जैकार्ड एक जो है वो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो जैकार्ड थे। तो उन्होंने क्या किया था 1801 में, वही फ्रांस में थे, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी बुनाई वाली जिसमें क्या किया था कि छोटे छोटे जो डिज़ाइन होते कपड़े पर बनाने वाले डिज़ाइन थे उसके लिए उन्होंने कार्ड बना दिए थे। ठीक है, पंच कार्ड बना दिए थे। तो पंच कार्ड जब बन गए थे तो उससे कहा समझ में आ गया लोगों के कि पंच कार्ड जो हैं वो, लोगों के दिमाग में ये बात आ गई जब पंच कार्ड बन गया तो कहीं न कहीं एक ऐसी डिवाइस हम बना सकते हैं जिसमें कि हम अपने डाटा को अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैकार्ड लूम ने क्या किया था कि जैकार्ड लूम ने एक बुनने वाली मशीन का जैकार्ड लूम उस मशीन का नाम था और जोसेफ मैरी जैकार्ड उनका नाम था जिन्होंने उसको बनाया था। ठीक है, फिर है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये दोनों इंजन जो हैं ये हैं चार्ल्स बेबेज के। ठीक है, सभी लोगों को ने शायद सुन भी रखा होगा, मैंने 9th में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वो आधुनिक कंप्यूटर्स के जनक उनको कहा जाता है। ठीक है, 1822 में इंग्लैंड में उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था और डिफरेंस इंजन भी बिल्कुल लगभग वैसा ही मिलता जुलता था जैसे कि आधुनिक कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं आधुनिक कंप्यूटर्स के हिसाब से डिफरेंस इंजन था, तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर्स का जनक भी कह दिया गया। फिर है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या होता है? एक मैकेनिकल मशीन है, इसमें भी गणितीय क्रियाएं की जाती हैं और ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था 1837 में, यानी कि डिफरेंस इंजन बना था 1822 में और एनालिटिकल इंजन बना था 1837 में। ये भी इंग्लैंड में ही बना और ये पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो चार्ल्स बेबेज हैं वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे है टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, तो टेबुलेटिंग मशीन जो है ये मशीन, इसका प्रयोग जो है सबसे पहले 1890 की जनगणना में किया गया था। ठीक है, और अमेरिका में जो जनगणना हुई थी 1890 की, उसमें सबसे पहले इस मशीन का प्रयोग किया गया था। इसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, और इस मशीन का जो आविष्कार था वो डॉक्टर हर्मन होलेरिथ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 1880 में अमेरिका में किया था। फिर है मार्क फर्स्ट। ठीक है, मार्क फर्स्ट जो है इस संसार का सबसे पहला
पूरी तरीके से अपने आप यानी ऑटोमेटिक विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। ऑटोमेटिक चलने वाला ये सबसे पहला गणना यंत्र संसार का था, मार्क फर्स्ट। ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों को। इसका आविष्कार हार्वर्ड आइकेन ने सन 1937 में अमेरिका में किया था। यानी हार्वर्ड आइकेन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने मार्क फर्स्ट को बनाया था और 1937 में अमेरिका में इसको बनाया गया। राइट। फिर है एनिएक। एनिएक ये 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। इसका प्रयोग इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया गया था। ठीक है, एनिएक भी एक लेटेस्ट कंप्यूटर था उस समय का, और इसका प्रयोग जो है, इसका आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मैचली को हो या फिर मुचली को हो, जो भी है, तो जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने सन 1946 में अमेरिका में किया था। यानी कि मोस्टली जो कंप्यूटर से रिलेटेड मशीन्स हैं उनको वो मोस्टली अमेरिका में ही डेवलप हुई अधिकतर। फिर है एनिएक का अगर हम पूरा नाम बताएं, एनिएक जो है वो कंप्यूटर का मतलब शॉर्ट फॉर्म है। उसका अगर फुल नेम हम बताएं तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक हुआ, ठीक है, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर एंड सी फॉर कंप्यूटर। ठीक है, तो एनिएक का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, और 9 नंबर पर है क्या है, एडसेक। ठीक है, एडसेक की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडसेक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म है। और ये पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, यानी सबसे पहला जिसमें प्रोग्राम डाले गए थे, ऐसा पहला ये कंप्यूटर था। इसका आविष्कार मॉरिस विल्कस के द्वारा किया गया 1949 में। अमेरिका में इसका भी जो है वो आविष्कार किया गया था। और लास्ट में आता है यूनिवैक। यूनिवैक जो है ये सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मुचली ने सन 1951 अमेरिका में किया था। और इसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक और कंप्यूटर। यूनी मीन्स यूनिवैक है ना, तो यूनी का मीन्स क्या हो गया, यूनिवर्सल। ठीक है, और UNIV का मीन्स यूनिवर्सल हो गया। फिर एक तो AC का मीन्स क्या हो गया, ऑटोमेटिक और कंप्यूटर। तो ये जो है आपके कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर्स का जो विकास था, कैसे उसका विकास हुआ, कितने कितने कंप्यूटर्स पहले बने, उसके बाद में किस किस प्रकार से कंप्यूटर्स जो हैं वो आगे बढ़े। तो ये कंप्यूटर्स के विकास के बारे में आप लोगों को बता दिया है। और अभी हम बता रहे हैं कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां थीं और कौन सी पीढ़ी वर्तमान में चल रही है, तो ये सारी बात मैं आपको अभी इसमें बता रहा हूँ। देखें, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो लिखा है आधुनिक कंप्यूटर के विकास का इतिहास तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा गया। मतलब अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसके कंप्यूटर के विकास की कई जनरेशन्स हैं, और जो कि अभी उनको हमने 5 पीढ़ियों में बांटा है। ठीक है, तो उसमें सबसे मेन बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, और इस क्वेश्चन को वैसे तो टेबल के रूप में बनाया गया है, आप लोग उसको जो है आराम से पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में जो भी बातें लिखी हैं वो आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं बना के, सेकंड के पूरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो आपके ये 5 पैराग्राफ बन सकते हैं कंप्यूटर की विकास की पीढ़ियों के। ठीक है, तो अब देखते हैं पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक रही। फिर दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 तक रही। तीसरी 1964 से लेकर के 1971 तक, और चौथी 1971 से वर्तमान तक, और पाँचवीं भी जो है वो अभी आगे जो चल रही है, प्लस जो भविष्य कंप्यूटर्स हैं वो 5वीं में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्विचिंग डिवाइस, इसमें लगा क्या था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। पहले हमें देखना है पहली पीढ़ी किस सन से किस सन तक रही, फिर उसमें कौन सी डिवाइस का यूज़ करते, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था। फिर स्टोरेज डिवाइस, उसमें क्या लगते थे, मैग्नेटिक ड्रम लगते थे जिसमें कि आप डाटा को स्टोर करते थे। इसकी स्पीड मिली सेकेंड्स में हुआ करती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। भाषा मशीनी भाषा, बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 जो बाइनरी संख्या होती है वो इसमें प्रयोग होती थी। विशेषताएं क्या थी इसकी, सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता, यानी कि भंडार करने की क्षमता बहुत ही सीमित थी, और हल्के गति से
इनका इनपुट और आउटपुट बहुत ही हल्की गति से हम डाटा को अंदर पहुंचाते थे, हल्की गति से ही डाटा हमें बाहर मिलता था। ठीक है, इसका उपयोग क्या था? मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम में इसका उपयोग होता था। और कुछ कंप्यूटर्स इस पीढ़ी के जैसे ENIAC है, यूनिवैक है, मार्क फर्स्ट है, ऐसे ये कंप्यूटर्स उस पहली पीढ़ी के थे। फिर सेकेंड में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब हट गई, वहाँ पर ट्रांजिस्टर आ गए। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम की जगह पर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, गति मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग हो गया। भाषा असेंबली भाषा हो गई, उच्च स्तरीय भाषा हो गई। विशेषताएं क्या हैं कि ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हो गया था, आकार और ताप में कमी आ गई थी और तीव्र और विश्वसनीयता उसकी बढ़ गई थी। ठीक है, व्यापारिक उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा था, इंजीनियरिंग डिज़ाइन उसकी हो गई थी। ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को हटा करके, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो स्विचिंग डिवाइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में क्या IC लग गए थे, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी इसमें भी थी और ज़्यादा इसकी स्पीड नैनो सेकेंड में हो गई थी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम, टाइम फोटोन, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम हो गया था। भाषा इसमें फोटोन और कोबोल का यूज होने लगा था थर्ड जनरेशन में। ठीक है, बाकी जो इसके विशेषताएं हैं जैसे चुंबकीय कोर है, ये सब स्टोरेज इसका उपयोग हुआ था, रिमोट प्रोसेसिंग होने लगा था। ठीक है, ये सारी सुविधाएं इसमें बढ़ गई थी। इसके कुछ कंप्यूटर्स जैसे IBM सिस्टम 360, NCR 395, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स के नाम उस समय के थे। फिर है फोर्थ जनरेशन, इसमें क्या हुआ, जो थर्ड जनरेशन में IC लगते थे वो अब जो हैं बड़े पैमाने पर लगने लगे, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होने लगे उसमें, या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स, यानी कि जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे नहीं कहते पेंटियम है या जो भी अलग अलग प्रोसेसर्स के नाम हमारे सामने आते हैं, AMD प्रोसेसर है, तो जो प्रोसेसर थे बड़ी मात्रा में उसको यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा। फिर है सेमीकंडक्टर, इसमें स्टोरेज डिवाइस होती थी, मेमोरी लगती थी, विंचेस्टर डिस्क होने लगी इसमें। ठीक है, फिर गति इसकी पिको सेकेंड में हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग का था। भाषाएं फोर्ट्रान हो गई, पास्कल हो गई, कोबोल हो गई। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में वृद्धि हुई, भिन्न भिन्न जो हैं हार्डवेयर निर्माण करने वाले यंत्र जो हैं वो अच्छे अच्छे लोगों ने उसको बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद में क्या उपयोग क्या इसका हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब पैसे को भेजने में ऑनलाइन होने लगा इसका प्रयोग, और व्यावसायिक उत्पादन में होने लगा, व्यक्तिगत प्रयोग में होने लगा। इसके कुछ कंप्यूटर्स के नाम जो हैं बता दिए गए यहाँ पर, क्या बता दिए गए, जैसे IBM है, PCXT है, एप्पल है, इंटेल है, ये सारी जो हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स इसके आ गए थे। फिर पाँचवीं पीढ़ी जो है वर्तमान भी चल रही है और आगे तक भी वो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स माने गए हैं। इसमें क्या है कि स्विचिंग डिवाइस में क्या है कि सबसे बड़े, यानी कि यहाँ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे और यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पर लगे, यानी कि लार्ज से भी ज़्यादा, वेरी लार्ज। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस जो है ऑप्टिकल डिस्क लगने लगी। ठीक है, यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है वो लगने लगी। इसके बाद में गति इसकी वही रही, पिको सेकेंड वाली ही रही। ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होने लगा। ठीक है, भाषा इसमें कोई सी अब चल सकती है, जैसे C भाषा भी होने लगी है। ठीक है, जावा भी होने लगी है। विशेषताएं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज इसमें हुई, प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन हो गई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स, यानी कि इसका उपयोग जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने लगा। जैसे नहीं आप लोग समझ देखते होंगे कि हम लोग गूगल से बात कर लेते हैं कि उससे कुछ पूछते हैं तो वो आंसर देता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें प्रयोग होने लगी। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया कि कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ भी हो गई हैं। ठीक है, फिर हम लोग और आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। कंप्यूटर जो है उसके कंप्यूटर का वर्गीकरण है, यानी कंप्यूटर को बांटा कैसे गया है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताना है और इम्पोर्टेंट भी बनता है ये। तो कंप्यूटर को का वर्गीकरण, अगर हम कंप्यूटर की संरचना देखें, कंप्यूटर का कामकाज देखें, कंप्यूटर का उद्देश्य देखें, तो 3 प्रकार से कंप्यूटर्स को जो है वो बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है
कंप्यूटर्स का वर्गीकरण किया गया है आकार के आधार पर और कार्य के आधार पर, और एक तीसरा भी किया गया है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के वर्गीकरण का डायग्राम आप लोगों के सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये कंप्यूटर को बांटा गया है तीन प्रकार से, यानी कि आकार साइज़ के आधार पर बांटा गया है, फिर काम क्या करता है काम के आधार पर बांटा गया है, और फिर उसका कंप्यूटर से काम करवाने का हमारा पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इनकी डिटेल मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर है आकार के आधार पर कंप्यूटर हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। ओके, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं आकार के आधार पर जो कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो आकार के आधार पर कंप्यूटर्स हैं उनमें सबसे पहला क्या आता है कि माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आकार में छोटे होते हैं और इन्हें एक डेस्क पर यानी मेज़ पर हम आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर ऐसा जो कि चिप पर आधारित हो। ठीक है, और ये फ़ोन के आकार के, पुस्तक के आकार के, घड़ी के आकार में भी उपलब्ध है। यानी माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं, ऐसे समझ लो सीधी सीधी भाषा में, जो हम लोग कंप्यूटर्स चलाते हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जिनमें कि वो कंप्यूटर आते हैं जो हम लोग मेज़ पे रख लेते हैं, जैसे हमारे लैब में होते हैं वो कंप्यूटर्स हैं, या हम लैपटॉप चलाते हैं, या हम टैबलेट चलाते हैं, या हम मोबाइल चलाते हैं, या फिर हम जो घड़ी होती हैं जैसे एप्पल वगैरह की घड़ी आ रही हैं, वॉच आ रही हैं, स्मार्ट वॉच, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या आता है, एक तो डेस्कटॉप समझते हैं। डेस्कटॉप वो होता है जो कि हम मेज़ पर रख लेते हैं, उसका दूसरा नाम पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, सबसे ज़्यादा टिकाऊ होता है, सस्ते होते हैं, लोग अपना काम अपने घर में ऑफिस में लेकर के उससे कर सकते हैं। ठीक है, फिर है लैपटॉप के बारे में सभी लोग जानते हैं। देखो, डेस्क मीन्स क्या होता है, डेस्क मीन्स होता है मेज़, तो मेज़ के ऊपर रखने वाले तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए। लैब का मीन्स क्या होता है, लैब मीन्स होता है गोद, जो गोद में रखने वाले कंप्यूटर्स होते हैं उनको लैपटॉप कह दिया। ठीक है, फिर लैपटॉप के बारे में सब लोग जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। पोर्टेबल होता है, आप जिससे कंप्यूटर जो मेज़ पे रखने वाला है वो आप कहीं बाहर ले नहीं जा सकते हो, लेकिन जो लैपटॉप है आप कहीं बाहर जाओ और अपने साथ में ले भी जा सकते हो। ठीक है, और ये है पाम टॉप का मीन्स क्या होता है, पाम मीन्स होता है हथेली पर रखने वाले, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हथेली पर रखने वाले कंप्यूटर कौन से होंगे, या तो वो होंगे मोबाइल होंगे या फिर वो टैबलेट होंगे जिनको हथेली पर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि इस टाइप के ये कंप्यूटर्स जो हैं वो होते हैं, यानी कि लैपटॉप, पाम टॉप। अब हम आते हैं 4th नंबर पर, इसका जो 4th नंबर है वो कौन सा है, 4th नंबर इसका आता है टैबलेट कंप्यूटर्स। ठीक है, अब पाम टॉप का मतलब इन्होंने फ़ोन से कह दिया, मतलब हम हथेली पर रख लेंगे अपना कंप्यूटर तो पाम टॉप हो गया। ठीक है, फिर टैबलेट के बारे में सब लोग जानते होंगे, टैबलेट भी जैसे कि मोबाइल होता है उससे कुछ बड़े साइज़ का होता है और वो भी कंप्यूटर की तरह, मोबाइल की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो एक टैबलेट कंप्यूटर हो गया। फिर है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है कि ये कंप्यूटर जो है व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आकार पर्सनल कंप्यूटर के मतलब कुल मिलाकर के वही कह सकते हैं, जो हमारा पीसी होता है वही वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहलाता है। फिर है एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर एक विशेष प्रक्रिया के लिए तैयार कर माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली पर होता है। आजकल एम्बेडेड कंप्यूटर विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये अपने प्रोसेसर पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे सेल फोन है, कैमरा है, ऑटोमेटिव सिस्टम है, डिजिटल घड़ी इत्यादि, ये सब एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, किसके आधार पर, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर आप अगर ध्यान से देखें तो जो माइक्रो कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर में जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि पहला होता है डेस्कटॉप,
जो कि हम मेज़ पे रखते हैं, दूसरा होता है लैपटॉप जो गोद में रखते हैं, तीसरा होता है पाम टॉप जो हम हथेली पर रखते हैं यानी कि मोबाइल, चौथा होता है टैबलेट जो हम थोड़ा मोबाइल से बड़े साइज़ का होता है, अगला होता है एम्बेडेड। एम्बेडेड में क्या होता है कि एम्बेडेड जो है वो इससे घड़ी होती है, स्मार्ट वॉच है, उन सब चीज़ों को हम एम्बेडेड माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, तो आकार के आधार पर पहला हो गया माइक्रो, दूसरा हो गया मिनी। मिनी जो होता है वो थोड़ा सा माइक्रो से बड़े आकार का होता है और इसका प्रयोग जो है लोग घर में तो नहीं करते हैं, लेकिन जो छोटी और मीडियम जो इस तरह की कंपनीज़ होती हैं वो इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो यानी घर में यूज़ करने वाला माइक्रो कंप्यूटर होता है, और अगर कंपनी वगैरह हैं तो वो मिनी कंप्यूटर्स का भी यूज़ कर लेती हैं। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उनकी आकार, काम क्षमता और कीमत मिनी और माइक्रो से वो बड़े होते हैं। कीमत भी उनकी ज़्यादा होती है और मिनी कंप्यूटर से और माइक्रो कंप्यूटर से वो बड़े होते हैं। ठीक है, इनका भी प्रयोग अधिकतर जो है कंपनियों में ही होता है, और इसमें जैसे कि पेमेंट करना है या कर्मचारियों को अपने सैलरी देना है या कोई ख़रीदी हुई वस्तु उनकी जानकारी रखना है, सारे बड़े बड़े काम जो हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की सहायता से कंपनीज़ में किए जाते हैं। फिर लास्ट होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है वो अगर हम पीछे देख कर के आए हैं, माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, ये तीनों कंप्यूटर्स जो हैं इनसे सभी तीनों से आकार में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। और सुपर कंप्यूटर बहुत ही विशेष प्रकार के कार्य वो करता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बहुत ही कठिन काम करवाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मौसम भविष्यवाणी करना है, उपग्रहों को छोड़ना है अंतरिक्ष में। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्रा में के बारे में जो लोगों को कैसे भेजा जाएगा, वैज्ञानिक जो रिसर्च होती हैं उनके बारे में। ठीक है, ये सभी जो बहुत ही कठिन जटिल क्रियाएं होती हैं प्रयोगशाला में खोज करने के लिए, सभी चीज़ों के में सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में भी अपने सुपर कंप्यूटर हैं, परम है, अनुराग है, ये सारे जो परम, अनुराग है, प्रत्युष है, ये बहुत से कंप्यूटर्स के नाम जो हैं वो भारत के सुपर कंप्यूटर्स भी हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके, हमने बताया था क्या कि कंप्यूटर्स का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर 4 कंप्यूटर हो गए, माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी गणनाएँ करते हैं उनको। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं कार्य के आधार पर। ठीक है, कि जो कंप्यूटर्स, अगर हम बात करें काम की, तो काम के आधार पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर्स अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर्स 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापते हैं। ठीक है, भौतिक मात्राएं जैसे दाब है, तापमान है, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ दाब है, तापमान है, लंबाई है, पारा है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम बात करें थर्मामीटर की, ठीक है, तो थर्मामीटर में क्या होता है, जो शीशे वाला थर्मामीटर, तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, लेकिन जो शीशे वाले थर्मामीटर होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है एक पारा होता है, एक ब्लैक कलर का पारा उसके अंदर पड़ा होता है, और जब उससे हम फीवर को चेक करते हैं तो पारा ऊपर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर है वो थर्मामीटर, जिसके माध्यम से हमें भौतिक मात्रा यानी जो हमारा टेम्परेचर हमारे शरीर का है वो हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर समझते हैं, जिससे जो पहले बाइक आती थी, पुरानी जो बाइक्स थी उनमें एक मीटर लगा होता था, जो इसमें की सुई होती थी, और जैसे स्पीड हमारी बढ़ती थी, हम तेज़ चलाते थे, वैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे स्पीड बढ़ती जाती थी, तो सुई बढ़ती थी, न कि उसमें नंबर चलते थे। तो सुई बढ़ती थी मतलब हमारी स्पीड को, भौतिक मात्रा को वो नापती थी। ठीक है, तो जो कंप्यूटर्स भौतिक मात्रा को नापते हैं, जैसे स्पीड है, ठीक है, टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों को नापती थी, तो उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, फिर दूसरा इसका आया है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो नंबर्स पर आधारित होते हैं, यानी कि जो 0 और 1 की प्रणाली पर काम करते हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स जो हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है, ये सारे कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं। ये कंप्यूटर्स कोई भी
एनालॉग कंप्यूटर्स नहीं हैं। तो सिंपल सी बात है कि एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो सिर्फ भौतिक मात्राओं को नापते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नहीं नापते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो संख्याओं को नापते हैं, संख्याओं से अपना गुणा भाग करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है। और थर्ड इसका आता है हाइब्रिड। आपने हाइब्रिड नाम सुना होगा। हाइब्रिड क्या होता है, लोग कहते हैं ना ये हाइब्रिड सब्जी लेने जाते हैं कि यार ये हाइब्रिड वाली है। हाइब्रिड का मीन्स क्या हुआ कि थोड़े से गुण किसी के मिला लिए, थोड़े से गुण किसी के मिला लिए, और उनको मिक्स करके एक नई प्रजाति को जन्म दे दिया गया। ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हाइब्रिड। ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें थोड़े गुण एनालॉग के हों और थोड़े से गुण जो हैं वो डिजिटल के हों, यानी दोनों जिसमें गुण सम्मिलित हों, उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर उनको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो हैं वो दोनों गुण रखने वाले कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें कि एनालॉग के भी कुछ गुण होते हैं और डिजिटल के भी कुछ गुण होते हैं। मीन्स वो भौतिक मात्राओं को भी नाप लेते हैं और फिर उनको चेंज कर देते हैं नंबर्स में। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल बताएं आप लोगों को कि अभी थर्मामीटर, जैसे एग्जांपल हमने आपको दिया था, भी एनालॉग जो थर्मामीटर था वो उसमें पारा होता था, वो पारा उसमें आगे बढ़ जाता था, उसमें कोई संख्या नहीं आती थी। वो अलग की बात है कि शीशे के ऊपर पैमाना लिखा होता था डिग्री में, उससे हम लोग समझ लेते थे। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, वो जो है वो ऐसे जो अभी आपने नए जो लेटेस्ट थर्मामीटर्स आए हैं, जो डिजिटल थर्मामीटर है, उनमें क्या होता है, जैसे ही वो अपने शरीर में हम टच करते हैं, मुंह में लगाए या अपने फिर बगल में लगाते हैं, तो जो हमारे शरीर की गर्मी है वो तो थर्मामीटर उसको ले लेता है, लेकिन उसको हमें दिखाता कैसे, दिखा देता हमें नंबर्स में, यानी 98.2, 98.5, 99.1 इस टाइप से हमें नंबर्स में दिखाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात, हम क्या कहना ये चाहते हैं कि लिया तो उसने हमारे शरीर की गर्मी, यानी ली तो उसने भौतिक मात्रा, भौतिक चीज़ को उसने नापा, हमारे शरीर की गर्मी को नापा, लेकिन जब उसने हमें दिखाया तो किस में चेंज कर दिया, नंबर्स में चेंज कर दिया। तो लेता है भौतिक मात्रा को, चेंज करता है नंबर्स में, तो दोनों काम कर रहा है ना, डिजिटल का भी काम कर रहा है, एनालॉग में उसने लिया और डिजिटल में हमें दिखा दिया, दोनों काम कर रहा है। इसलिए होता क्या है कि उसको हम नया नाम दे देते हैं, क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब दो प्रकार के हो गए हैं। पहला क्या हो गया, आकार के आधार पर ध्यान रखना है सभी को। आकार के आधार पर कंप्यूटर्स 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद में फिर अगर हम बात करते हैं कार्य के आधार पर, तो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, हम कंप्यूटर से करवाना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर्स जो हैं वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला क्या है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, वो कंप्यूटर्स जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपने घरों में, अपने लैब में, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, पाम टॉप है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। सामान्य उद्देश्य मतलब क्या है कि इसमें हमारे सारे पर्पस सॉल्व हो जाए, हमारे सारे उद्देश्य जो है वो सॉल्व हो जाएँ। जैसे हम अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो हमारा डॉक्यूमेंट भी बन जाए, हमारी फ़ाइल भी तैयार हो जाए। अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हमारी प्रिंट भी हो जाए। अगर हम कोई लेटर लिखना चाहें, लेटर भी लिख जाए। साथ में अगर हम ऑडियो सुनना चाहें तो हमारा ऑडियो भी सुन जाए, वीडियो देखें, वीडियो भी हमारा चल जाए। ठीक है। नेट भी हमारा चल जाए, यानी सब उद्देश्य हमारे एक कंप्यूटर पर पूरे हो जाएँ, तो उस कंप्यूटर को कहते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो स्पेशल विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाए जाते हैं। आप लोगों ने लोगों को कहते हुए सुना होगा क्या कि मैं डॉक्टर के यहाँ गया, मैंने अपनी आँखें कंप्यूटर से टेस्ट करवाईं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जो मशीन आंखें टेस्ट करती है वो है तो कंप्यूटर ही, लेकिन उस मशीन पर हम टाइप नहीं कर सकते, उस मशीन पर अपना डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, उस मशीन पर हम प्रिंट नहीं उसका कर सकते, उस पर हम नेट नहीं चला सकते। ठीक है। लेकिन वो है तो कंप्यूटर ही, लेकिन उसको बनाया किस उद्देश्य के लिए गया, सिर्फ इस उद्देश्य के उसको बनाया गया कि वो आँखों को चेक कर ले। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड की मशीन को सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि वो लोगों का अल्ट्रासाउंड ही करे, उसमें हम वीडियो नहीं सुन सकते, उसमें हम गाने नहीं सुन सकते। तो जो कंप्यूटर्स विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं उन्हें हम विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं, जो कि उद्देश्य के आधार का दूसरा पॉइंट है। ठीक है। तो
जैसे कि अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में तो उसके लिए कंप्यूटर्स अलग बनते हैं, मौसम विज्ञान की जानकारी अलग देते हैं, उपग्रह संचालन के अलग कंप्यूटर बनते हैं, ठीक है। तो हर जैसा जिसका उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के हिसाब से अगर वो कंप्यूटर अपना वैसी मशीन बनवा लेता है तो उसे हम विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर भी कहते हैं। अब आपके कंप्यूटर्स के जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि 3 ही प्रकार के कंप्यूटर्स थे, मैंने बताया था आप लोगों को। और 3 प्रकार के कंप्यूटर्स में सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था किसके आधार पर? सबसे पहला था आकार के आधार पर, जिसमें हो गए 4 प्रकार के, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर। फिर कार्य के आधार पर 3 हो गए, एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड। और उसके बाद उद्देश्य के आधार पर 2 हो गए, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, यानी सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग जो हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी ये चैप्टर जो है लंबा है थोड़ा सा, और तो अब मैं इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग उसको ध्यान से सुने और अपनी अच्छे से तैयारी करें। बुक ख़रीद लें, बुक से सारे क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।